ये हमारे पास ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी का चार्ट है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास एक साथ इवेलुएट करने को आ जाएं तो हमारे पास कौन सी प्रेसिडेंसी हाई होगी। तो ये आपके पास कुछ चार्ट है जिसमें बताया हुआ है कि हमारे पास हाई प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, इस तरह से फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी है। फिर हमारे पास नेगेटेशन एंड यूनरी प्लस के ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी प्रेसिडेंसीज होती हैं। इसी तरह से सो ऑन यहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब्ड हुआ हुआ है कि फॉर एग्जांपल उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड की हमारे पास प्रेसिडेंसी होती है ऑपरेटर्स की। इसी तरह से फिर असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी होती है, फॉर एग्जांपल डबल इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, ट्रिपल इक्वल्स होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी का चार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट इन असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिए थे। अब हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे कि हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसको हम लोग किस तरीके से प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं बाय वन का। फॉर एग्जांपल हमारा एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल में अगर हम कोई भी वैल्यू प्लस करवा रहे हैं या माइनस करवा रहे हैं तो वो हमारे पास वन का इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं एंड देन वन का डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। वन का इंक्रीमेंट और वन का डिक्रीमेंट जो है हमारे पास ज़्यादातर लॉजिक में यूज़ होता है। जब हम लोग कंडीशंस पे काम करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे ज़्यादा हमें नीड होती है कि हमें वन बाय वन इंक्रीमेंट की नीड होती है एंड देन वन बाय वन डिक्रीमेंट की नीड होती है। तो जब हम लोग ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि इंक्रीमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू ए प्लस वन। एक ए में ए की वैल्यू में प्लस वन का इंक्रीमेंट करें, ठीक है। अब ये तो हमारे पास कुछ इस तरह से असाइन हुआ है और हमें पता है कि हम इसको इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं। अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में देखा था, ठीक है। सिमिलर इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास डिक्रीमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल बी इक्वल टू बी प्लस वन। बी में बी की वैल्यू में प्लस वन का इंक्रीमेंट हो, सॉरी यहाँ पे डिक्रीमेंट हो, और हमारे पास इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस इक्वल टू वन कि फॉर एग्जांपल बी में बी माइनस वन, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास इंक्रीमेंट होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और सेकंड हमारे पास होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस a, यानी कि a में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो। इट मीन्स यहाँ लिखा हुआ है प्लस प्लस a, तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा फॉर एग्जांपल एक वैल्यू का और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फॉर एग्जांपल 6, ठीक है। अच्छा, सिमिलर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि इंट a इक्वल टू 5, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि माइनस माइनस a। तो पहले उसे माइनस माइनस मिल रहा है तो जो हमारा 5 है वो हमारे पास हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 5 है उसमें माइनस 1 हो रहा है तो हमारे पास जो 5 है वो वैल्यू हो जाएगी 4। अच्छा, अगर हम बात करें पोस्ट फिक्स की तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में भी सिमिलर आपको कुछ इसी तरह से नज़र आ रहा है कि आपके पास वैल्यू a इक्वल टू 5 है और अब फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है a प्लस प्लस। अच्छा, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, देन वैल्यू में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब पोस्ट फिक्स का क्या होता है कि यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है a प्लस प्लस, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि 6 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है a इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस माइनस, तो फॉर एग्जांपल ये हो गया 4। तो इट मीन्स आपको दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स में।
अच्छा, तो हमारे पास डिफरेंट, आपको जब सबसे ज़्यादा क्लियर होगा कि जब फॉर एग्जांपल कि हम इसे असाइन करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल जब मैं प्रीफिक्स करवा रही हूँ तो मैं इस प्रीफिक्स को असाइन कर दूँ किसी अनदर वेरिएबल में, तो हम देखेंगे कि पहले हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह से आपको प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में क्लियर डिफरेंस जब होगा जब हम इसे किसी डिफरेंट वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करके, और हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की एग्जांपल को देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। पहले हम लाइब्रेरी इंक्लूड करवा लेते हैं एंड देन हमारे पास मेन फंक्शन रिटर्न 0। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ इंट a इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे बता देती हूँ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एग्जांपल को हम देखते हैं पहले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करती हूँ जिसको मैं दे देती हूँ इंट c। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ c इक्वल टू, और मैं इधर लिखती हूँ प्लस प्लस a। तो मेरे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यही कहता है कि पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड देन वेरिएबल। तो मैंने पहले प्लस प्लस लिखा एंड देन a लिखा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट f, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ c इज %d एंड देन यहाँ पे हमारे पास /n आया एंड यहाँ पे हमने पास करवाया फॉर एग्जांपल c। तो अब हमारे पास c में इंक्रीमेंट होके क्या वैल्यू आ जाएगी, पहले प्लस प्लस मिल रहा है तो हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट हो रहा होता है, तो हमारे पास जो c में वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 5। इट मीन्स कि हमारी a की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया है और a की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होके हो चुकी है 5। तो इट मीन्स कि c हमारे पास हमें मिल रहा होगा 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या लिखा है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ c इज 5। देन हम दोबारा इसमें प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की एग्जांपल में हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने लिखा c इक्वल टू माइनस माइनस a। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो a है वो इंक्रीमेंट होकर हो चुका है 5। हम प्रिंट f लिखते हैं, प्रिंट f एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ c इज %d एंड देन /n और यहाँ पे कॉमा c। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो a की वैल्यू थी उसमें +1 का इंक्रीमेंट हुआ था और a की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई थी 5, और यही a की वैल्यू असाइन हो गई थी c को। तो इट मीन्स कि हमारी अभी करंट a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है फॉर एग्जांपल 5। तो 1 माइनस 5 इट मीन्स इक्वल टू 4। तो अब c में हमारे पास क्या आ रहा होगा, 4 वैल्यू आ रही होगी c में। हम चेक करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास c में क्या वैल्यू आ रही है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ c इज 4। अच्छा, देन अब हम आगे देखते हैं पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट देखते हैं हम। ये वाली हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की एग्जांपल थी। अब हम लोग पोस्टफिक्स की एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट की एग्जांपल देखते हैं। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एग्जांपल को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ इंट c इक्वल टू a प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट था उसमें पहले इंक्रीमेंट हो रहा था, प्लस प्लस था एंड देन वैल्यू में जा रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल इन प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट होने के बाद जा रहा था,
यहाँ पे पहले हमारे पास पुरानी वाली वैल्यू है एंड देन हमारे पास उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट एफ और मैं लिख रही हूँ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ C is %d एंड देन हमारे पास स्लैश n और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कॉमा लगा के पास करवाया C। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास A में जो वैल्यू स्टोर है वो है 4। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हमारे पास 4 वैल्यू मिल रही है, देन उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है पोस्टफिक्स में हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि जब हम किसी और वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवाते हैं ए की और उसमें बाद में इंक्रीमेंट लगा रहे होते हैं, यानी कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सी में वैल्यू असाइन करवा दी है ए की और ए में हमारे पास पहले 4 मिल रहा है एंड देन उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारे पास सी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4 ही। सी में हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी 4 ही, लेकिन हमारे पास बाद में उसको क्या मिल चुका है ++। तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 5। क्या मतलब कि जो अगर हम फॉर एग्जांपल पोस्टफिक्स का काम करते हैं तो पोस्टफिक्स में हमारे पास जो होता है पुरानी वाली वैल्यू स्टोर हो जाती है हमारे पास न्यू वेरिएबल में और देन बाद में उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद ए तो चेंज हो जाएगा वैल्यू 5 से, लेकिन सी में जो है हमारे पास पुरानी वाली ही वैल्यू स्टोर होगी और वो है फॉर एग्जांपल 4। ठीक है, तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास सी में जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 4। अच्छा, पहले हम इसे चेक करते हैं। आप देखें मेरे पास क्या हो रहा है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ C इज 4। तो ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस था पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में A प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो आप देखिए वैल्यू ऑफ A इज, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास A की वैल्यू में अब इंक्रीमेंट हो गया होगा +1 का, तो अब A में हमारे पास आ रही होगी 5। तो आप देखिए वैल्यू ऑफ A इज 5। इट मीन्स कि हमारे पास पोस्टफिक्स में ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल में हमारे पास A की पुरानी वाली वैल्यू स्टोर हो जाती है एंड देन बाद में A में इंक्रीमेंट होता है तो A की अपनी वैल्यू इटसेल्फ चेंज हो जाती है +1 के इंक्रीमेंट के साथ और फॉर एग्जांपल उसमें कंसिडर अब हो चुका है 5। अच्छा, देन इसी तरह से हमारे पास पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट एग्जाम्पल है, हम उसको चेक करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट की एग्जाम्पल बताऊं तो उसमें भी कुछ ऐसे ही होता है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूं C इक्वल टू A माइनस माइनस A माइनस माइनस। तो यहाँ पे अभी मेरे पास A में न्यू वैल्यू कौन सी असाइन हुई हुई है 5। ठीक है, अभी मेरे पास A में न्यू वैल्यू असाइन हुई हुई है 5। तो C को कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, C को हमारे पास पुरानी यही वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी 5। देन हमारे पास A में डिक्रीमेंट हो जाएगा -1 का। तो इट मीन्स कि A की वैल्यू जो हो जाएगी वो इटसेल्फ A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 - 1 इक्वल टू 4। लेकिन अभी हमारे पास C में कौन सी वाली वैल्यू स्टोर होगी, C में A की पुरानी वाली वैल्यू स्टोर होगी। इट मीन्स C में हमारे पास मिल रहा होगा 5। तो फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट F लिखूं और यहाँ पे मैं लिखूं पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ C इज %d और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूं
स्लैश एन और कॉमा सी। तो मैं आपको पहले ये चेक करवाती हूँ। तो देखिए हमारे पास सी की कौन सी वैल्यू आ रही है, जो हमारी ए की पुरानी वाली वैल्यू थी। इट मीन्स पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ सी इज 5। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ए प्रिंट करके दिखाऊं, मैं यहाँ लिखूं वैल्यू प्रिंट एफ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, तो अब ए की वैल्यू हमारे पास हो गई होगी 4 और मैं यहाँ पे लिखूँ %d एंड देन यहाँ पे मैं कॉमा लगा के पास करवाऊँ ए की वैल्यू। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अब आ रही होगी हमारे पास 4। तो आप देखें वैल्यू ऑफ ए इज 4। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस होता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इसको रीड आउट भी कर सकते हैं कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का डिफरेंस जो मैंने बताया है सेम वही लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इफ़ यू विल नॉट असाइन रिजल्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू एनी अदर वेरिएबल। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी थी तो हमें इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा था जब तक हमने इन दोनों को किसी अनदर वेरिएबल में असाइन नहीं किया। जब मैंने प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स की वैल्यूज़ को किसी डिफरेंट वेरिएबल में असाइन किया तो फिर मुझे इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली पता चला। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स ऑपरेटर क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही होती है प्रीफिक्स ऑपरेटर में वैल्यूज़ एंड देन उसमें वेरिएबल में असाइन हो रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि पहले अपनी पुरानी वैल्यू को असाइन कर देंगे वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे यही लिखा है पोस्टफिक्स ऑपरेटर फर्स्ट असाइन द वैल्यू इन अदर वैल्यू। ठीक है। एंड देन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है उसकी एक्चुअल वेरिएबल में। ठीक है। तो हमने अभी दोनों में डिफरेंस यही देखा था करके कि पोस्टफिक्स पहले पुरानी वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, देन अपने एक्चुअल वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा है +1 का। लेकिन प्रीफिक्स ऑपरेटर पहले इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर रहा है एंड देन फिर असाइन हो रहा है किसी दूसरे वेरिएबल में। ठीक है। तो ये दोनों का एक बिग डिफरेंस है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। फॉर एग्जांपल हम लोग एक और एक्सप्रेशन लेते हैं और इसको एवेल्युएट करते हैं यूजिंग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। रिटर्न 0 एंड देन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल टू 4 और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा इंट b इक्वल टू 3 एंड देन फिर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल इंट c और मैंने यहाँ लिखा c इक्वल टू ++a। देन मैंने यहाँ प्लस का एक ऑपरेटर लगाया, मैंने यहाँ लिखा b ++ देन -a एंड फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्लस और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा -b। अब हम देखते हैं कि हमारा इवेल्युएट होकर सी में क्या आंसर आ रहा है। प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज %d मॉडिफायर एंड देन फॉर एग्जांपल /n एंड कॉमा लगा के हमने यहाँ पास करवाया फॉर एग्जांपल सी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने ये लिख लिया, पहले हम देखते हैं इसका इवेल्युएट होकर आंसर क्या आ रहा होगा। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल रहा है ++a। इट मीन्स ++a का मतलब कि पहले इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारे पास जो 4 है वो इंक्रीमेंट होकर हो गया होगा फॉर एग्जांपल 5 एंड फिर हमारे पास लगा हुआ है प्लस का ऑपरेटर एंड देन b हमारे पास हो रहा है b++। इट मीन्स b जो है हमारे पास पोस्टफिक्स ऑपरेटर अप्लाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा कि सी में हमारे पास b की पुरानी वाली ही वैल्यू स्टोर होगी। इट मीन्स कि b में वैल्यू मौजूद है हमारे पास 3। अच्छा, अब हमारे पास लेकिन b हमारे पास अब अपडेट हो चुका है और b में वैल्यू हो चुकी है 4 और
पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की वजह से सी में हमारे पास बी की पुरानी वैल्यू ही स्टोर हुई थी, इट मीन्स 3, और जो ए है वो हमारे पास हो चुका है फॉर एग्जांपल 5। देन यहाँ पे है माइनस, और माइनस के बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल ए लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ए में हमारे पास है 5। देन हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है, फिर हमारे पास लिखा हुआ है माइनस माइनस बी, तो इट मीन्स ये प्रीफिक्स है, तो पहले डिक्रीमेंट होगा एंड देन असाइन होगा। तो अभी बी में 4 वैल्यू है, तो इट मीन्स 4 में से हमारे पास 1 माइनस होगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा सी में, वो हमारे पास आ रहा होगा फॉर एग्जांपल 6। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर 6 ही आ रहा है। प्रोग्राम 5, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ सी इज 6। अच्छा, तो ये पूरा हमने इवेल्युएट करके देखा कि हमारे पास सी में आंसर 6 किस तरह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एफ और मैं चेक करूँ कि मेरे पास ए में क्या आंसर आ रहा होगा, तो ए में मेरे पास वैल्यू आ रही होगी, द वैल्यू ऑफ ए इज % d and then /n, a। तो a को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a में मेरे पास आ रहा होगा 5, तो द वैल्यू ऑफ a इज 5। अच्छा, और b में हमारे पास क्या आ रहा होगा, b में हमारे पास 3 वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट f लिखा और मैंने यहाँ लिखा द वैल्यू ऑफ b इज %d, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा b। तो अगर मैं अब b को आंसर चेक करूं तो b में मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है। होपफुली आप लोग को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या लें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या लें, कि ये क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास ये काम हो रहा होता है कि दो ऑपरेंड्स के बिटवीन कुछ डिसीजन मेकिंग या फिर कुछ कंडीशन चेक हो रही होती है कि अगर तो वो कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो वो हमें रिटर्न कर रहा होता है 1, अदरवाइज अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो वो हमें रिटर्न कर रहा होता है 0। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं आपको यहाँ चार्ट में विजिबल हो रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल इक्वल का इक्वालिटी चेक करना, कि फॉर एग्जांपल हम दो ऑपरेंड्स हैं और उन दो ऑपरेंड्स के बिटवीन इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 5 डबल इक्वल टू 3 है, तो इट मीन्स कि हम इसकी इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, क्या 5 इक्वल टू 5 है, तो इट मीन्स कि ये नहीं है, तो हमारे पास जो रिटर्न हो रहा होगा वो हमें 0 रिटर्न हो रहा होगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स ज़्यादातर हमारे पास डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग में ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होते हैं। अच्छा, हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं करके। प्रैक्टिकल एग्जाम डेमो देखते हैं हम इसका। यहाँ पर हम लोगों ने न्यू फाइल क्रिएट की है और इस न्यू फाइल में हम लोग अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल को देखते हैं रन करके। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं, #include stdio.h, ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली। देन इंट मेन, एंड देन मेन के बाद हम क्या करवा रहे होते हैं, रिटर्न 0। देन हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं एंड देन फिर हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखते हैं #include stdio.h, लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं फर्स्ट। देन मेन का फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मेन के फंक्शन में हम रिटर्न करवा रहे होते हैं 0। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल इनिशलाइज कर रही हूँ, इंट a इक्वल टू 5, फॉर एग्जांपल b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 7। ये 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिए हैं। अब इन तीनों में हम कंपैरिजन करके देखते हैं। प्रिंट f की स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं
फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन बी इस परसेंट डी, और हम इधर पास करवाएंगे कॉमा लगा के ए ग्रेटर देन बी। सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ रिटर्न हो रही होती हैं वो वैल्यूज़ हमें रिटर्न हो रही होती हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अगर हमारी जो कंडीशन है वो हमारे पास ट्रू होगी तो हमें वैल्यू रिटर्न होगी 1, अदरवाइज़ हमें रिटर्न होगा फॉल्स। हम लोग यहाँ पे सेव करवाते हैं अपने प्रोग्राम को। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से सेव करवाते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन बी इज़ 0। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और दफ़ा प्रिंट एफ में कोई दूसरी एग्जांपल को रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो देखा है वो हमने देखा है कि ए ग्रेटर देन बी है, तो 5 हमारे पास है, 5 ग्रेटर देन 6, इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या रिटर्न हुआ है, हमें यहाँ पे रिटर्न हुआ है 0। ठीक है, अच्छा देन हम प्रिंट एफ में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और चेक करते हैं, द वैल्यू ऑफ, हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ ए बी लेस देन सी इज़ परसेंट डी, और फिर कॉमा लगा के हम यहाँ पे पास करेंगे, कॉमा लगा के क्या पास करेंगे, बी लेस देन सी। ठीक है, अच्छा बी लेस देन सी, तो अगर हम इसको यहीं पर देखें तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर हम यहाँ पे एवेलुएट करके देखें तो b हमारे पास है 6 और जो हमारे पास c है वो है 7। तो 6 लेस देन 7, इट मीन्स कि 6 लेस देन 7 है, तो इट मीन्स यस, तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न हो रहा है वो हमें रिटर्न हो रहा है द वैल्यू ऑफ b एंड लेस देन c इज़ 1। अच्छा, प्रिंट ऐप में हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू c इज़ परसेंट d, और फिर हम कॉमा लगा के पास करेंगे a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू c। अगर इसको भी हम यहीं पर इवेल्युएट करके देखें तो डैट मीन्स कि a हमारे पास है फॉर एग्जांपल a प्लस b। ठीक है, इट मीन्स a हमारे पास 5 एंड जो b है वो 6, a प्लस b 11 एंड देन 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, डैट मीन्स रिटर्न इट इज़ 1। ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है इसकी 1। सही है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल हम प्रिंट ऐप में एक और इक्वेशन को इवेलुएट करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ a माइनस b फॉर एग्जांपल लेस देन इक्वल टू b माइनस c, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंट d और कॉमा लगा के हम पास क्या करवाएंगे a माइनस b लेस देन इक्वल टू b माइनस c। ठीक है, अगर हम इसको भी यहाँ पे एवेल्युएट करके चेक करें तो हमारे पास क्या आंसर रिटर्न हो रहा होगा, a माइनस b। ठीक है, a फॉर एग्जांपल 5 एंड देन b हमारे पास 6, तो 5 माइनस 6 एंड लेस देन इक्वल टू b, इट मीन्स 6 एंड देन c, इट मीन्स 7, 6 माइनस 7, 5 माइनस 6 इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 माइनस 6 हो गया -1 एंड लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 7 हमारे पास होगा -1। तो -1 लेस देन इक्वल टू -1, इट मीन्स जो हमें रिटर्न हो रहा होगा वो हमें रिटर्न हो रहा होगा 1।
तो द वैल्यू ऑफ दिस printf इज 1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू b माइनस सी इज 1, ठीक है। यहाँ पे स्लैश n लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारी स्टेटमेंट आए। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। अच्छा, देन हम एक और प्रिंट एफ लिखते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम प्रिंट एफ में कुछ और प्रिंट करके देखते हैं। द वैल्यू ऑफ a multiply by b not equal to, for example, c multiply by c multiply by c। और हम यहाँ पे देखते हैं इस %d, और %d के बाद हम कॉमा लगा के क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे a multiply by b नॉट इक्वल टू c multiply by c, ठीक है। अगर हम इसे भी यहाँ पे इवेलुएट करके देखें, ठीक है, इधर ऊपर स्लैश n लगा दिया ताकि नेक्स्ट लाइन में आए हमारे पास। और अगर हम इसे इवेलुएट करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं a हमारे पास है 5 एंड b है 6, तो 5 6 है 30 एंड 30 नॉट इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय c, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो इट मीन्स के आंसर दैट विल बी रिटर्न इज 1, ठीक है। तो आंसर हमें क्या रिटर्न हो रहा होगा, इट मीन्स कि हमें आंसर रिटर्न हो रहा है 1, ठीक है। इसको हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो हमें आंसर क्या रिटर्न हो रहा है, आंसर हमें रिटर्न हो रहा है 1। अच्छा, अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें प्रिंट एफ की लाइन में, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं प्रिंट एफ और हम यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये वाली अभी हमने देख ली थी, हम कोई और सी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल a माइनस सी लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस सी। इसको एवेलुएट करके देखते हैं इस %d एंड देन कॉमा लगाते हैं हम, और यहाँ पे ऊपर स्लैश n लगा देते हैं एंड देन कॉमा लगा के हम यहाँ पे पास करते हैं a माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस सी। टर्मिनेटर लगाते हैं, हम इसको यहाँ पे एवेलुएट करके देखते हैं। तो a की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 माइनस, और जो c की वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो है 7, और हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है वो हमारे पास लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल का। तो b की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6, और जो c की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस और 7 है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 5 माइनस 7 माइनस 2, ठीक है, एंड माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 7, इट मीन्स माइनस 1। तो हमें जो रिटर्न होगा वो आउटपुट में हमें रिटर्न हो रहा होगा 0, ठीक है। 0 क्यों रिटर्न हो रहा होगा, क्योंकि -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 नहीं है, ठीक है। अगर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होता तो डैट मीन्स हमें 1 रिटर्न होता। तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, इसका आंसर 0 आंसर रिटर्न हो रहा है। होपफुली आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो ये भी जो हमें आउटपुट रिटर्न कर रहे होते हैं वो आउटपुट हमें 0 और 1 की बेसिस पे रिटर्न कर रहे होते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने ये देखा था कि हम लोग कंपेयर कर रहे थे वैल्यूज़ को, और हम देख रहे थे कंपेयर करने के बाद कि उनका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, क्या उनका ट्रू आंसर आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होती हैं और उन दोनों स्टेटमेंट्स के बिटवीन हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स लगे हुए होते हैं लॉजिकल, कि अगर दोनों की लॉजिक हमारे पास ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, क्या ट्रू रिटर्न हो रहा है या फिर फॉल्स रिटर्न हो रहा है।
या फिर अगर दोनों की लॉजिक फॉल्स है तो फिर हमें क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू या फिर फॉल्स। या फिर अगर एक लॉजिक हमारे पास ट्रू हो रही है और एक लॉजिक हमारे पास फॉल्स हो रही है तो फिर हमें क्या रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर होता है, आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टेबल में नज़र आ रहा होगा, एंड होता है, और ऑपरेटर होता है, एंड नॉट ऑपरेटर होता है लॉजिकल। एंड ऑपरेटर को हम इस तरह से डोनेट कर रहे होते हैं, और ऑपरेटर्स को हम इस तरह से डोनेट कर रहे होते हैं, एंड नॉट ऑपरेटर को हम इस तरह से डोनेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ इस तरह से समझाती हूँ एक चार्ट की एग्जांपल पे। लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। अगर मैं इसकी बात करूं आपके सामने, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। ठीक है, मैं इसको आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू मेरे पास 0 है, एक में y की वैल्यू मेरे पास 1 है, थर्ड में मेरे पास y की वैल्यू 0 है, एंड देन y की वैल्यू मेरे पास 1 है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इन दोनों के बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर चेक करना है, एंड का लॉजिकल ऑपरेटर चेक करना है। एंड का लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास ये बात कह रहा होता है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल एंड ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू। इट मीन्स कि अगर मेरे पास दोनों ऑपरेंड्स यानी कि दोनों साइड्स मेरे पास ट्रू होती हैं तो डेट विल रिटर्न इट्स ट्रू। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 एंड 0, यहाँ पे 0 कंसिडर कर रहे हैं हम फॉल्स को। फॉर एग्जाम्पल 0 इक्वल टू है फॉल्स के, एंड जो 1 है वो कंसिडर हो रहा है ट्रू। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल 0 एंड 0 इट मीन्स कि फॉल्स एंड फॉल्स, तो आंसर आता है हमारे पास एंड ऑपरेटर में रिटर्न होके 0। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स यानी कि दोनों साइड्स हमारे पास होंगी 0 तो हमें एंड ऑपरेटर रिजल्ट में दे रहा होगा 0 वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू है y, तो x एंड y दोनों के लॉजिकल ऑपरेटर चेक होंगे। एक जगह मेरे पास फॉल्स वैल्यू मौजूद है और एक जगह ट्रू है, तो लॉजिकल ऑपरेटर जब भी हमारे पास रिटर्न कर रहा होता है 0। डेट मीन्स कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास काम कर रहा होता है कि अगर उसे एक वैल्यू भी फॉल्स मिलती है तो वो हमें रिटर्न कर देता है फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे x ट्रू है, y 0 है, तो अब भी हमें रिटर्न होगा 0, क्योंकि अगर हमें एक भी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, फॉल्स मिल रही है, तो हमें आंसर रिटर्न हो रहा है फॉल्स। एंड ऑपरेटर हमें रिटर्न ट्रू जब करता है जब दोनों वैल्यूज हमारे पास होती हैं 1। इट मीन्स कि अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू हैं तो हमें आंसर रिटर्न करेगा एंड ऑपरेटर ट्रू। ठीक है, तो ये मेरे पास एंड की कुछ लॉजिक होती है। एंड की लॉजिक मेरे पास इस तरह की होती है कि अगर मेरा एक भी ऑपरेंड 0 है तो वो मुझे रिटर्न करेगा 0। अगर मेरे दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं यानी कि दोनों ऑपरेंड मेरे पास 1 है तो वो मुझे रिटर्न करेगा 1। ठीक है, ये मेरे लॉजिकल एंड ऑपरेटर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल और ऑपरेटर। अच्छा, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास एंड वाला काम कर रही होती है, जैसे कि 0 0 जा 0, 0 1 जा 0। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं और ऑपरेटर की। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ और ऑपरेटर की। इधर भी मैं x एंड y की वैल्यू सपोज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यही x एंड y की वैल्यू ले रही हूँ यहाँ पे, और अब हम और ऑपरेटर को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास x एंड y की वैल्यू हो गई। अब मेरे पास जो और ऑपरेटर होता है वो डोनेट होता है इस तरह डैश से। मैं चेक कर रही हूँ x और y, मैं x और y के ऑपरेटर्स चेक करना चाह रही हूँ कि मेरे पास x और y के ऑपरेटर क्या कहते हैं।
यहाँ पे हम बात करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर की। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि हम बात कर रहे हैं लॉजिकल और ऑपरेटर की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंट ट्रू हो रहा है तो मुझे और ऑपरेटर रिटर्न कर रहा होता है वैल्यू ट्रू। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे तो दोनों में x और y में क्या हो रहा है, हमारे पास फॉल्स है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अगर मेरे पास फॉल्स होगा तो मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स, यानी कि दोनों ऑपरेंट फॉल्स हुए। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ, फॉर एग्जांपल ये 0 है और ये 1 है, तो लॉजिकल और ऑपरेटर मुझे रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी x 1 है और y 0 है, तो लॉजिकल ऑपरेटर मुझे रिटर्न करेगा 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास दोनों ही ट्रू हैं तो भी लॉजिकल और ऑपरेटर मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, तो हम लोग के पास ये डिफरेंस है लॉजिकल और ऑपरेटर में एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर में। अगर इसकी सिंपल सी एग्जांपल की हम बात करें तो बेसिकली लॉजिकल और ऑपरेटर हमारे पास वर्क कर रहा होता है एज एन प्लस की तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 + 0 0, 0 + 1 1, ठीक है, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 1। ठीक है, और एंड ऑपरेटर वर्क कर रहा होता है एज एन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस था लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर में। अच्छा, अगर हम बात करें लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या काम कर रहे होते हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हमारे पास ये काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये x है और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये y है। ठीक है, अब मेरे पास x और y में फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है 1, यहाँ पे y की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1 और यहाँ पे y की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0। ठीक है, अच्छा, नॉट ऑपरेटर हमारे पास वर्क इस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है नॉट ऑपरेटर में कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 0 हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है 1 में। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं x का निकाल रही हूँ नॉट, तो उसने x के नॉट को कर देता है चेंज, बिल्कुल 0 को कन्वर्ट कर दिया है 1 में, 1 को कन्वर्ट कर देता है 0 में। ठीक है, तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हमारे पास इन्वर्ट कर रहे होते हैं वैल्यूज को। लॉजिकल ऑपरेटर की हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास क्या एग्जांपल है इसकी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, देन हम मेन इंक्लूड करवाते हैं, मेन का मेथड, मेन के मेथड में हम रिटर्न करते हैं 0। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 3 वेरिएबल्स, एंड a इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5, b इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, एंड c इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10, और एक वेरिएबल लेती हूँ फॉर एग्जांपल रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहले जो वेरिएबल है रिजल्ट उसमें असाइन करती हूँ इक्वल टू, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ a इक्वल टू b। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाती हूँ, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक होता है कि c जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है b के। हम इसके बिटवीन एंड का लॉजिकल ऑपरेटर चेक करते हैं और प्रिंट एफ में फॉर एग्जांपल लिखते हैं a इक्वल टू b, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल एंड, और फिर यहाँ पे लिखते हैं c ग्रेटर देन b, और यहाँ पे लिखते हैं इज %d, और %d के बाद फॉर एग्जांपल मैं /n लगा रही हूँ क्योंकि हम एक और एग्जांपल देखेंगे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पास करवाती हूँ रिजल्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें और इसको समझें, इवेलुएट करें, तो हम यहाँ पे कमेंट में देखते हैं a डबल इक्वल टू b, इट मीन्स कि a की वैल्यू फॉर एग्जांपल है 5, 5 डबल इक्वल टू 5। ठीक है,
तो 5 डबल इक्वल टू 5 यानी कि 5 इक्वल है 5 के, इट मीन्स यस, ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर इनके बिटवीन लगा हुआ है, फिर यहाँ पे है सी ग्रेटर देन बी, तो इट मीन्स सी की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 10 एंड देन ग्रेटर देन, ठीक है, और बी की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है। तो 5 डबल इक्वल टू 5 ने हमें रिटर्न करा 1, ठीक है, एंड का ऑपरेटर आया, और जो है हमारे पास 10 ग्रेटर देन 5 ने हमें रिटर्न करा 1। तो एंड ऑपरेटर की लॉजिक हमें क्या कहती थी कि दोनों ऑपरेंड्स की साइड अगर ट्रू होंगी यानी कि 1 एंड 1, तो हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, इट मीन्स हमें रिटर्न होगा 1, ठीक है। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो आप देखें a डबल इक्वल टू b एंड c ग्रेटर देन b इज 1, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं रिजल्ट में चेक करती हूँ कि मेरे पास a फॉर एग्जाम्पल a डबल इक्वल टू b, और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ और का ऑपरेटर लगाते हैं हम यहाँ पे, और हम चेक करते हैं c लेस देन b, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने लॉजिक बनाई है और मैं इसको प्रिंट एफ में चेक करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ में हम लिखते हैं a डबल इक्वल टू b, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ और का ऑपरेटर, और यहाँ पे हम लिखते हैं c लेस देन b इज % d, और %d के बाद फॉर एग्जाम्पल /n और कॉमा लगा के यहाँ हमने पास करवाया रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएं अब रिजल्ट में क्या वैल्यू होगी। अब मेरे पास है 5 है a की वैल्यू और b की वैल्यू भी 5 है, तो इट मीन्स 5 इक्वल टू 5 मुझे रिटर्न हुआ 1, इनके बिटवीन लगा हुआ है और का ऑपरेटर। c लेस देन b, c की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 10 जो है हमारे पास क्या लेस देन है 5 से, नहीं, तो इट मीन्स हमें रिटर्न होगा 0। तो 1 और 0 क्या रिटर्न करेंगे हमें, इट मीन्स रिटर्न करेंगे 1, ठीक है, क्योंकि हमने और के ऑपरेटर में ही देखा था कि अगर हमारे पास एक भी ऑपरेंड हमारे पास ट्रू होता है तो हमें आंसर में रिटर्न हो रहा होता है ट्रू, यानी कि इट मीन्स 1 रिटर्न हो रहा होता है। इसको हम एग्जीक्यूट करें तो आप देखिए हमारे पास क्या रिटर्न हुआ है, हमें रिटर्न हुआ है 1, सही है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट, और रिजल्ट में हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल a नॉट इक्वल टू b, और फॉर एग्जाम्पल हम इसमें भी और का ऑपरेटर लगाते हैं और हम चेक करते हैं c लेस देन b, ठीक है। अब हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में हम ये पास करते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ में हम चेक करते हैं, हम इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल a नॉट इक्वल टू b और c लेस देन b इज %d, और हमने यहाँ पे पास करवाया रिजल्ट, ठीक है। अगर हम इसे इवेल्युएट करें और हम इसे देखें तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा। a की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 है, 5 हमारे पास नॉट इक्वल है फॉर एग्जाम्पल 5 के, क्या 5 बराबर नहीं है 5 के, इट मीन्स 0, ठीक है, रॉन्ग है ना। और का ऑपरेटर, ठीक है, c हमारे पास क्या है 10 है, क्या 10 लेस देन है हमारे पास 5 के, तो अगर अब हम चेक करें तो इधर हमारे पास 0 आया और 10 जो है वो भी हमारे पास लेस देन 5 नहीं है, तो हमारे पास क्या हुआ और का ऑपरेटर और हमारे पास आया 0, ठीक है। तो 0 और 0 इट विल रिटर्न 0, इट मीन्स हमें क्या रिटर्न हो रहा है, 0 वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट, और रिजल्ट में मैं यहाँ लिखूँ नॉट, और नॉट के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा a
जो है वो नॉट इक्वल है किसके, बी के। मैंने डबल नॉट लगा दिया। प्रिंट एफ में लिखते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट ए नॉट इक्वल टू बी इज परसेंट डी, और कॉमा लगा के हमने पास करा फॉर एग्जांपल रिजल्ट। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 5, 5 मेरे पास नॉट इक्वल है 5 के, तो इट विल रिटर्न 0। ठीक है, इट विल रिटर्न 0। अब यहाँ पे 0 को दोबारा से नॉट किया हुआ है। ठीक है, तो अब 0 पे नॉट अप्लाई हुआ तो इट मीन्स 0 क्या बन जाएगा, 1। तो हमें ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, आंसर हमें रिटर्न हो रहा होगा 1। तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा है। सही है, होपफुली आप लोग को लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं सी में बिटवाइज ऑपरेटर्स कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं हमारे पास डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। ठीक है, अब बाइनरी वैल्यूज़ क्या होती हैं, बाइनरी वैल्यूज़ जो होती हैं कंप्यूटर की वो होती हैं 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1 हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज कहला रही होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर को क्या करती हैं कि मशीन कोड को कन्वर्ट करती हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ हैं और उन दो वैल्यूज़ के बिटवीन हमें एंड ऑपरेटर चेक करना है, या फिर और ऑपरेटर चेक करना है, या फिर नॉट, या फिर जॉर, इस तरह के हमें ऑपरेटर्स चेक करने हैं कोई दो वैल्यूज़ के बिटवीन। ठीक है, मैं अब इक्वेशन की बात नहीं कर रही, हमने बात की थी पहले इक्वेशन। ठीक है, हमने दो लॉजिक चेक करी थी इक्वेशंस के बिटवीन, तो हमें रिटर्न हो रहा था 1 एंड 0। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ बिटवाइज ऑपरेटर की, तो इट मीन्स कि अगर कोई दो वैल्यूज़ हैं और हमें उनके बिटवीन में एंड या और का ऑपरेटर चेक करना है, तो वो हमारे पास पीछे कन्वर्ट हो रही होती हैं बाइनरी में, एंड देन बाइनरी में कन्वर्ट होके हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब ये किस तरह से हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट होती हैं और किस तरह से इसमें पीछे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, हम थोड़ा सा इसको समझेंगे और गो थ्रू करेंगे। तो अगर मैं आपको बिटवाइज की एग्जांपल दूं, अगर हम पीछे का रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था कि हम सी में जो डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं वो हम किसी ना किसी डाटा टाइप की बेसिस पे स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीजर होती है, फ्लोट होता है। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, ये सारी डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, अगर बिटवाइज ऑपरेटर की बात करूं और मैंने फॉर एग्जांपल इंटीजर की बात करूं, तो अगर हमारा जो सिस्टम है उसमें अगर हमारे पास 32 बिट का प्रोसेसर है, ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर की जो डाटा बाइट होती है, यानी कि इंटीजर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 2 बाइट। हमने लास्ट स्टार्टिंग की वीडियोस में ये बात करी थी। ठीक है, इंटीजर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हमारे पास 2 बाइट होती है। तो इट मीन्स कि अगर मैं बात करूँ 2 बाइट की, तो 1 बाइट हमारे पास इक्वल होता है 8 बिट्स के। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर इंटीजर 2 बाइट का डाटा स्टोर कर रहा है तो हमारे पास 2 बाइट इक्वल होगा किसके, 16 बिट्स के, यानी कि 2 की पावर 16 बिट्स। ठीक है, अब 2 की पावर 16 में हमारे पास अगर हम 2 की पावर 16 निकालें तो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आती है, जो इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव में भी सेव कर रहा होता है और नेगेटिव में भी सेव कर रहा होता है। ठीक है, फिर हमने उसमें डिफरेंट इंटीजर में भी टाइप्स देखी थी, साइन, अनसाइन, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें देखनी थी। ठीक है, अगर खाली इंटीजर की बात करें और वो 32 बिट का प्रोसेसर है तो हमारे पास 2 बाइट की स्टोरेज होगी, और 2 बाइट की स्टोरेज होगी तो इट मीन्स कि हमारे पास 2 की पावर 16 हमारे पास रेंज है। ठीक है, तो अगर 2 की पावर 16 रेंज की बात करें तो हमारी रेंज कुछ इस तरह की थी, 6 5, ठीक है, 5 3 6, ये हमारी रेंज थी। ठीक है, इंटीजर की, जिसमें से हाफ नंबर्स हमारे पॉजिटिव में कंसिडर होते थे और हाफ नंबर हमारे नेगेटिव में कंसिडर होते थे। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो बेसिकली हमारे पास जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हम देते हैं उनको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और बाइनरी में के को कन्वर्ट करके हमारे पास कोई वैल्यू या कोई आंसर हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास ए है और ए की वैल्यू है फॉर एग्जांपल मेरे पास 12। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे एक बी है और बी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल मेरे पास 25। ठीक है,
अच्छा, अब मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करके इनकी कोई एक वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ए को चेक कर रही हूँ, ए के साथ ए, और मैं यहाँ पे लगाती हूँ, इसमें अच्छा जो ऑपरेटर लगता है वो और का ऑपरेटर सिंगल लगेगा, ए और बी, यानी कि मैं ए और बी चेक करना चाह रही हूँ किसके बिटवीन, 12 और 25 के बिटवीन, ठीक है, कि ए और बी का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है। अगर मैं 2 की पावर 16 की बात करूँ तो 2 की पावर 16 किस तरह से आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल पहले 2 की पावर 0 होगी, फिर 2 की पावर 1 होगी, देन 2 की पावर 2, ठीक है, फिर 2 की पावर 3, इस तरह से सो ऑन 2 की पावर 16 चलेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 2 की पावर 0 की बात करें तो 2 की पावर 0 इक्विवेलेंट है 1 के, ठीक है, 2 की पावर 1 इक्विवेलेंट है 2 के, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 के इक्विवेलेंट है, 2 की पावर 3 हमारे पास 8, इसी तरह 2 की पावर 4 16, इसी तरह से सो ऑन हमारे पास चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 12 की बात करूँ, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मेरे पास इक्विवेलेंट है किसके, 12 के, ठीक है। तो अगर मैं 12 की बात करूँ तो इसमें हमारे पास ये देखा जाता है कि इन सब में से 2 की जो पावर्स हैं, ये सारी जो 2 की पावर्स हैं, इनमें से कौन से ऐसे बिट्स होंगे जो हम ऑन करें तो हमारे पास क्या बने, 12 बने, सही है। तो हमारे पास 12 किस तरह से आ रहा है कि हमने 12 किस तरह से देखना है कि फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि ए की पावर ए इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब इन सारी पावर्स में से हमारे पास कौन सी बिट्स ऑन होंगी जिनको प्लस करने पे हमारे पास आंसर आ रहा होगा 12, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ 8 और 4 की, तो अगर हम 8 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 8 और 4 को प्लस कर रही हूँ यानी कि 8 वाली बिट मेरे पास होगी 1 और 4 की बिट होगी मेरे पास 1, 8 प्लस 4 मेरे पास हो गया 12, ठीक है। तो इस वजह से हमने इन दो बिट्स को ऑन कर दिया, बाकी ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 25 की, तो इन सब में से कौन सी ऐसी बिट्स हैं जिनको ऑन करने पे मेरे पास 25 आ रहा है। 16 में को देखें, 8 को देखें, 16 और 8 कितना हुआ, 24, और 24 में 1 प्लस करें तो 25, ठीक है। तो 16 की बिट हो गई, 8 की बिट हो गई और 1, ये सारी मेरे पास क्या होंगी, ऑन होंगी, बाकी सारी मेरे पास क्या होंगी, 0 0 और यहाँ पे 0, सब 0 0 चल रही हैं आगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरे पास कौन कौन सी बिट्स पे मुझे आंसर मिल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे 16 पे आंसर मिल रहा है, मुझे 8 4 2 और 1, ठीक है। अगर मैं a इक्वल टू 12 की बात करूँ तो इसमें मेरे पास जो बिट ऑन थी वो मेरे पास 8 की बिट ऑन थी और 4 की बिट ऑन थी, बाकी सारी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। अगर मैं 25 की बात करूँ तो 25 में मेरे पास 16 की बिट ऑन है, 8 की बिट ऑन है और 1 की बिट ऑन है, ठीक है। बाकी सब क्या है, 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। अगर और ऑपरेटर हमारे पास क्या कहता था, और ऑपरेटर में ये बात और ऑपरेटर में डिफाइन हुई हुई थी कि फॉर एग्जांपल अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो आंसर हमें रिटर्न हो रहा होता है ट्रू, ठीक है। इट मीन्स कि 0 और 1, मुझे ए और बी के बिटवीन और ऑपरेटर निकालना है, तो अगर मैं 0 और 1 को देखूं तो 0 और 1 तो मुझे रिटर्न होगा 1, ठीक है। 1 और 1 मुझे रिटर्न हुआ 1, 1 0 रिटर्न हुआ 1, 0 0 रिटर्न हुआ 0, 0 1 रिटर्न हुआ मुझे 1, ठीक है। तो अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं तो मुझे 16 बिट पे 1 रिटर्न हो रहा है ए और बी के बिटवीन, 8 वाली बिट पे 1 रिटर्न हो रहा है, ठीक है, 4 वाली बिट पे रिटर्न 1 हो रहा है और 1 वाली बिट पे रिटर्न 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बिट्स हैं जिन पे मुझे क्या रिटर्न हो रहा है, 1 रिटर्न हो रहा है। मैं इसको बॉर्डर असाइन कर देती हूँ। अच्छा, तो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ए और बी की वैल्यू का आंसर क्या आ रहा होगा, तो मेरे पास 16 की बिट है, ठीक है, एक 16 की बिट पे मुझे 1 रिटर्न हुआ है, एक मुझे 8 की बिट पे 1 रिटर्न हुआ है,
एक 4 की बिट पे 1 रिटर्न हुआ है और एक मुझे 1 की बिट पे जो है 1 रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको प्लस करूं, इन सबको क्या करूं, प्लस करूं, तो मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी, क्या आएगी, इक्वल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल, फिर मैंने इस बॉक्स को असाइन किया प्लस, देन 8 प्लस, फिर इसको करा प्लस एंड देन प्लस, ठीक है। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 29, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 29। तो इन सबको प्लस करने पे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 29 आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो अब ये हम विजुअल, अब ये हम डेप्सी प्लस प्लस पे भी करके देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन, सही है। तो आप लोग को समझ आ, अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को हम डेप्सी प्लस प्लस पे देखते हैं, हैश इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल stdio.h, ठीक है, इंट मेन, एंड यहाँ पे रिटर्न हो रहा है हमें फॉर एग्जाम्पल 0, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट a इक्वल टू 12 कॉमा b इक्वल टू 25, ठीक है। प्रिंट एफ में मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पे आउटपुट इज %d, ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉमा लगा के पास करूँ a और b, ठीक है। हमने अभी पूरी एग्जाम्पल देखी, हमारे पास आंसर आ रहा था इसका 29। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम चेक करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है इसका, 29 आ रहा है। होपफुली आप लोग को एग्जाम्पल समझ आई होगी। हम इसी एग्जाम्पल को एंड ऑपरेटर पे देखें। अच्छा, अगर हम इसी एग्जाम्पल को एंड ऑपरेटर पे देखें तो एंड हमें क्या कहता था, 0 1, एक भी वैल्यू 0 तो हमें रिटर्न होगा 0, 1 1 1 1 0 0 0 0 0 और 1 0 0। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी बिट्स पे आंसर बना रहे हैं, जस्ट हमारे पास इसमें जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 8 पे और 4 पे, ठीक है, 1 1 1 1 0 सॉरी 0, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसमें हमें जस्ट आंसर जो आ रहा है रिटर्न होके, ये हमें आ रहा है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं और इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। तो हमें आंसर जस्ट रिटर्न हो रहा है 8 पे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास आंसर आ रहा होगा 8। तो इसमें जो हमें आंसर रिटर्न हो रहा है वो आंसर हमें क्या रिटर्न हो रहा है, 8 रिटर्न हो रहा है। अब हम इसको इसी एग्जाम्पल को देखते हैं डेप्सी प्लस प्लस पे। इधर हम क्या करेंगे, उसी वाली एग्जाम्पल में हम चेंजेस करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे एंड का ऑपरेटर। अब हम इसे चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखें हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है 8, ठीक है। तो ये हमारी बिट वाइज ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल्स थी।